हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम इस सेशन के माध्यम से मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो बस अब वीडियो में बने रहें बिना कुछ कहे। चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप इस क्वेश्चन के माध्यम से अपनी तैयारी को बूस्ट करें। दोस्तों, ये मेरा वाइट बोर्ड है तो मुझे एक और फ़ोन की सहायता लेनी पड़ती है जहाँ मुझे क्वेश्चन विजिबल होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा। क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाएंगे? पहला क्वेश्चन क्या है? दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है और उनके संगत व्ययों का अनुपात 9:7 है। यदि वे क्रमशः 1700 रुपये और 1100 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय को ज्ञात करना है। दोस्तों, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को प्रोसेस से करेंगे तो आपका समय काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए हम आज आपको इसका ट्रिक बताते हैं। क्या दिया हुआ? सबसे पहले आय का दिया हुआ। ठीक है, आय थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, आय का अनुपात क्या दी थी वो? मान के चलिए एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति बी है। ठीक है, 7:5 दे दिया है। अगर इसका व्यय का बात करें तो व्यय का अनुपात क्या दिया हुआ दोस्तों? तो 9:7 दिया हुआ है। ठीक है, अब जो इसकी बचत है, बचत कितना दिया हुआ है? 1700 रुपया और 1100 रुपया बचत है। दोस्तों, आप ऐसे में क्या करेंगे? आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कि इसका आय व्यय का और व्यय और बचत का करेंगे। ठीक है, चलिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 सते कितना होता है दोस्तों? 49 होता है और 9 पचे कितना होता है? 45। आप यहाँ पे दोस्तों व्यय और बचत का जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 17 सते 119 हो जाएगा। ठीक है, और 2 जीरो का 2 जीरो। यहाँ पे दोस्तों 11 9 99 हो जाएगा, है ना, और 2 जीरो का 2 जीरो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसका दोस्तों हमें डिफरेंस निकाल लेना है। तो 11,900 और 9,900 के बीच में कितना का डिफरेंट है? तो 2,000 का है। ठीक है, और इधर दोस्तों कितना का डिफरेंट हो रहा है? तो 49 और 45 में 4 का डिफरेंट हो रहा है। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि 4 का वैल्यू अगर 2,000 है, ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। आप सभी ने इसे निकाल लिया होगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ए की आय कितना है और बी की आय कितना है। तो ए की आय कितना है दोस्तों? ए की आय का रेशियो कितना है? 7 है। तो 7 का 5 में कर देंगे गुना, कितना आ जाएगा? 3500 रुपया आ जाएगा। और बी निकालने के लिए क्या करेंगे? बी की आय का रेशियो ले लेंगे। तो बी की आय का रेशियो कितना है? 5। इसी 5 को हम गुना कर देंगे 5 से, यानी कि 2500 रुपया। इसका मतलब वो दोस्तों कि ए का जो आय है वो 3500 रुपया है और जो बी की आय है वो कितना है? 2500 रुपया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो है HCF का क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चनों को क्या प्रैक्टिस करते हैं? शायद आपने कभी प्रैक्टिस किया होगा ऐसा क्वेश्चन का, हम बोल नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जैसे 7 8 9 का HCF क्या होगा, जैसे 2 5 8 का HCF क्या होगा, इस तरह के नंबर के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते होंगे। तो देखिए आपको दिख रहा होगा 2 सीरीज। एक है क्या दोस्तों? 2 के पावर 4, 3 का पावर 4, 5 का पावर 3, 7 का पावर 2, तथा 2 का पावर 2, 3 का पावर 6 और 5 के पावर 5। दोस्तों ऐसे में आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगर ऐसे सीरीज में HCF निकालने को कहा जाए तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसकी घात को जो संख्या दोनों में कॉमन हो। ठीक है, ये दोनों सीरीज आपको जो दिख रही है इसके स्क्रीन पे, उसमें से जो संख्या कॉमन होगी और कॉमन संख्या में जिसकी घात सबसे कम होगी वही उसका HCF होते चला जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे दोस्तों 2 इधर वाली सीरीज में भी है और 2 उधर वाली सीरीज में भी है। तो एक जगह है दोस्तों 2 के पावर 4 और एक जगह है कितना? 2 के पावर 2। मैं आपको यहाँ पे HCF और LCM दोनों में निकाल के बताऊँगा ताकि आपका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। HCF और LCM, एक क्वेश्चन से मैं आपका 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो HCF में मैंने आपको क्या बताया कि जो संख्या दोनों में कॉमन हो वह जिसकी घात सबसे कम हो। तो 2 की पावर 4 इधर है, यानी कि 2 गुना इधर भी है और 2 का गुना उधर भी है। तो एक का घात है दोस्तों 2 की पावर 4 और उधर है 2 के पावर 2। तो HCF में कम पावर वाला हो जाएगा, जबकि LCM में आपको ज़्यादा घात वाला का लेना है, 2 के पावर 4। गुना का दोस्तों चिन्ह दे देना है। अब देखिए नेक्स्ट डिजिट है 3 के पावर 4। क्या आपको उधर वाली सीरीज में भी 3 के पावर में कुछ है? बिल्कुल है। तो उधर है दोस्तों 3 के पावर 6। तो 3 का पावर 4 और 3 का पावर 6 में कौन छोटा है? तो 3 का पावर 4।
तो 3 का पावर 4 वाला हो जाएगा HCF, और 3 के पावर 6 वाला हो जाएगा क्या, LCM हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे देना है। नेक्स्ट डिजिट है दोस्तों 5, तो 5 का घात इधर है 3 और उधर है दोस्तों 5 का पावर 5, तो छोटा वाला यानी 5 का पावर 3 वाला HCF हो जाएगा, और जो 5 का पावर 5 है वो आपका LCM हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट है इधर वाली सीरीज में ओनली 7 के पावर 2। क्या आपको उधर वाली सीरीज में कहीं 7 का कुछ मल्टीप्लाई दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो हमें ऐसे संख्याओं का चुनाव HCF निकालते वक्त नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जब हम आप निकालेंगे LCM निकालेंगे तो हम वैसे संख्याओं को भी लिखेंगे जो दोनों सीरीज में कॉमन ना हो, ठीक है। तो 7 के पावर कितना है, 2। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से LCM और HCF का कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, वरना वीडियो इतनी लंबी नहीं होती अगर दूसरों को जैसा मैं बता देता। तो आपकी बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने से मतलब है, जैसा कि मेरा थंबनेल में लगा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उस समय उसकी माँ की आयु के 1/3 था। कितना दोस्तों, 5 वर्ष के पहले, 5 वर्ष के पहले जो पुत्र की आयु है माँ की आयु की 1/3 है। इसका मतलब दोस्तों अगर माँ की अगर आयु 3 वर्ष है तो पुत्र का आयु कितना है, 1 वर्ष है। अभी इन दोनों की पुत्र और माँ की वर्तमान जो आयु का योग है दोस्तों कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। अभी वर्तमान में इसका दोनों का योग कितना दिया हुआ, तो 70 वर्ष दिया है। तो 5 साल के पहले का इसका रेशियो दिया है, तो हमें जो एज है हमें 5 साल के पहले वाला में निकालना पड़ेगा। अगर अभी पुत्र और माँ की वर्तमान आयु का योग 70 है तो 5 साल के पहले कितना होगा, तो 5 साल इसका में भी घटेगा, माँ वाला में भी और पुत्र वाला में, ठीक है। तो 70 - 10 यानी कि 60 वर्ष हो जाएगा। तो 5 वर्ष के पहले इन दोनों की आयु का योग कितना होगा, 60 वर्ष, और इधर रेशियो में योग कितना है, 4। इसे दोस्तों दे देंगे भाग, कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। पूछ रहा है कि माँ की वर्तमान आयु कितनी है, तो अब यहाँ से निकाल लीजिए, गुने 15 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र की आयु कितनी वर्ष है, 15 वर्ष, और यह 45 वर्ष। लेकिन यहाँ क्या, ये 5 वर्ष पहले का है, इसमें पूछ रहा है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए 5 वर्ष हम इसमें और जोड़ देंगे, यानी कि 50 वर्ष हो गया इसकी माँ की आयु, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को तुरंत टैकल कीजिएगा, आप ज़्यादा वक्त नहीं लगाइएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा वक्त लग रहा है। दोस्तों आप जो भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं आप उसे अच्छा से पढ़ें, ताकि जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आप फेस करें तो आप उसे तुरंत टैकल कर ले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम से। एक टैंक में एक छिद्र है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। पाइप को खोल दिया जाता है लेकिन छिद्र के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। दोस्तों देखिए, जो पानी मतलब जो पाइप टंकी में गिरा रहा है पानी, उसके भी खोलने से अगर टंकी खाली हो जा रहा है, इसका मतलब हुआ दोस्तों जो पानी का रिसाव का जो क्षमता है वो भरने वाली की क्षमता से ज़्यादा है, इसलिए टंकी खाली हो जा रहा है। देखिए एक टंकी है, मान के चलिए हम ऐसे लिख देता हूँ, छिद्र वाली पाइप, रिसाव, जो रिसाव वाला है दोस्तों ये खाली कर दे रहा है 8 घंटे में, ठीक है। लेकिन जो इसे भर रहा है एक पाइप, भरने वाला पाइप प्लस रिसाव वाला पाइप, अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना देर में हो जा रहा है दोस्तों, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 8 घंटे में और ये 12 घंटे में, दोनों बार में खाली हो जा रहा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टोटल यूनिट ऑफ वाटर निकाल लेंगे एक रेशियो के माध्यम से। आप यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 24, यानी ये 2 से 12 में कटेगा और ये 3 से कटेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर जो रिसाव हो रहा है अगर उसकी क्षमता 3 है और जो रिसाव वाला जो है दोस्तों और एक भरने वाला पाइप है, इन दोनों का मिलाकर क्षमता 2 हो रहा है, यानी कि 2 की क्षमता से पानी को खाली कर रहा है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि अगर भरने वाला पाइप का क्षमता अगर 1 होगा,
इसका यूनिट में बोल रहे हैं दोस्तों। अगर भरने वाला पाइप की क्षमता अगर 1 होगा तो उसकी 1 को काट कर 3 में 1 को घटाया जा रहा होगा, तब ये 2 की क्षमता से टंकी को 12 घंटा में खाली कर रहा है। वहीं अगर इसमें होता कि टंकी 12 घंटा में भर जा रहा है तो उसमें क्या होता, तो भरने वाला पाइप 5, जो ये भरने वाला पाइप का जो क्षमता होता वो 5 होता, ठीक है। तब ये 3 की क्षमता से खाली करता तो फाइनल 2 बचता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो टंकी है खाली हो रहा है जब दोनों को खोल दिया जाता है, जब रिसाव भी हो रहा है और टंकी को भरा भी जा रहा है तो ठीक है। अब हम ज्ञात करते हैं कि टंकी का लीटर में कितना है। चलिए कि भरने वाला पाइप अगर उससे सिर्फ खोल दिया जाए रिसाव वाला को बंद करके तो टोटल कितना घंटा लगेगा। तो क्या करेंगे, टोटल यूनिट ऑफ वाटर में से इसकी कार्य क्षमता में भाग दे देंगे, मतलब 24 घंटा लगेगा। अब पूछ रहा है दोस्तों कि टंकी की धारिता कितनी है। अब 24 घंटा लग रहा है इसे भरने वाला पाइप को उस टंकी को भरने में, और 1 घंटा में कितना लीटर पानी भरा है आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा 6 लीटर। तो 24 घंटा में कितना भरेगा दोस्तों, 6 दूनी 12, 6 चक 24 यानी कि 144 लीटर इस टंकी की क्षमता है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्यूशन करें और आप डिपेंड करें। और यहाँ पे दोस्तों डिपेंड पड़ता है ऐसे क्वेश्चनों में कि दोनों पाइप के जुड़ जाने से टंकी खाली हो रहा है कि भर रहा है। मैंने अभी आपका इसका कंडीशन भी बताया कि अगर टंकी भरता तो भरने वाला पाइप का क्षमता क्या होता, और जब टंकी खाली हो रहा है इन दोनों पाइप को मिलाकर तो इसकी क्षमता क्या हो रहा है। बस आप ऐसे क्वेश्चनों को टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन और पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन का अगर आपने क्षमता को निकाल दिया तो सोच लीजिए कि आपने सारा काम कर लिया। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है। क्या दोस्तों, 27 का पावर -2/3 है। कितना, 27 के पावर में -2/3 है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को तब तक सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता है जब तक जो इसका घात है वो माइनस से प्लस में ना आ जाए। तो दोस्तों आप इसके एक सर्ट्स एंड इंडिसेस में एक आप नियम पढ़िएगा, ठीक है, कि जैसे अगर a का पावर में -1 है तो अगर आपको इस -1 को +1 में करना है तो आप कर दीजिएगा इसके 1/में 1 कर दीजिएगा, 1/में a कर दीजिएगा और पावर में 1 कर दीजिएगा, ठीक है। इसका ये नियम है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको एक दिन सर्ट्स एंड इंडिसेस का स्पेशल क्लास लूँगा और मैं पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊँगा। तो हमें ऐसे भी यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर में क्या लिख देंगे 1 और नीचे में दोस्तों 27 के पावर में 2/3। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 27 को क्या 3 के पावर में 3 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 का पावर 3। और दोस्तों यहाँ पे क्या 2/3, तो पावर का पावर आपस में गुना होता है यानी 2/3 हो गया। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये 3 से 3 कट गया, बराबर कितना हो गया 1/3 के पावर 2 मतलब 9। तो 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम एंड वर्क से ही है, ठीक है। ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। चलिए मैं ऐसे लिखते चला जाता हूँ, ए और बी, ए + बी 10 दिन में कर ले रहे हैं, ठीक है। बी और सी 20 दिन में कर रहे हैं और सी + ए 30 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, 30 दिन में कर रहे हैं। तो बोल रहा दोस्तों कि ए + बी + सी तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालेंगे। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क हमें सबसे छोटा निकालना है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे सिंपली, ठीक है। तो 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 10 छक 60 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ए + बी, बी + सी और C + A टोटल अगर ए सारे मिल जाएंगे तो काम को कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क में इनकी क्षमताओं से भाग दे देंगे। तो कुल कार्य कितना है 60 और दोस्तों इसकी क्षमता कितनी, तो 6 3 9, 9 और 2 11, ठीक है। अब हमें निकालना क्या कि A + B + C काम को कितने दिनों में कर पाएगा, A + B + C काम को कितने दिनों में कर पाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ओनली जो 60 को 2 से भाग दे दीजिए और बट्टे में 11 कर दीजिए, ठीक है। हमेशा
कितना आ जाएगा 120/11 दिन में करेंगे। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक और ब्रीफ में कुछ बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए अगर अभी आपका निकलता कि a + b, b + c, c + a, अगर ये सारे मिलकर कार्य को कर रहे हैं 5 दिन में, ठीक है, तो a + b + c कार्य को कितने दिनों में करेंगे? सोचिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी देखिए a की संख्या कितनी है? 2 बार, एक a यहाँ, एक a यहाँ, एक b यहाँ, एक b यहाँ, एक c यहाँ, एक c यहाँ, यानी कि कितना हो रहा है? 2 बार सबका हो रहा है, 2 बार सबका हो रहा है। क्या? a + b + c 2 बार हो रहा है, ठीक है। तो उधर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, बस यही हमको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये का मासिक ब्याज कितना? देखिए वार्षिक रेट कितना हुआ दोस्तों? इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट लिख देता हूँ 12% है, और दोस्तों मासिक कितना हो रहा है? मासिक ब्याज 1500 रुपया होना चाहिए, ठीक है। तो आवश्यक पूंजी ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक पूंजी ज्ञात कीजिए। मतलब कितना पूंजी रहना चाहिए ताकि 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक महीना का ब्याज कितना होना चाहिए? 1500 रुपया होना चाहिए। तो दोस्तों ब्याज दिया हुआ वार्षिक, तो हमें इससे भी जो ब्याज है हम वार्षिक के रूप में तो निकाल सकते हैं। अगर एक माह में मुझे 1500 रुपये मिल रहा है, तो दोस्तों 12 माह में हमें कितने मिलेंगे? तो 1500 × 12 = कितना आ जाएगा? 15 12 180, और 2 0 का 2 0, अर्थात 12% की दर से एक साल का ब्याज कितना हो गया? 18,000 रुपया हो गया। इसका मतलब हुआ दोस्तों 18,000 कितना परसेंट है? तो 12% है, तो 100% कितना होगा? आप इसे बना लीजिए, ठीक है। 12 15 कितना हो जाएगा? 180, और 2 0 दोस्तों इधर यहाँ पे हो गया, और 2 0 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया दोस्तों? 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया। अर्थात आपके पास 1.5 लाख रुपये का पूंजी होना चाहिए। अगर आप उस 1.5 लाख रुपये की पूंजी को 12% वार्षिक ब्याज की दर पर अगर देंगे किन्हीं को, तो आपको एक महीने वो 1500 रुपये का ब्याज देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सब समझ में आ गया होगा। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या क्वेश्चनों की संख्या को और बढ़ाया जाना चाहिए। मैं चाहूँगा तो क्वेश्चन को 30 35 20 25 में ला सकता हूं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण लोग ज़्यादा इसे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूं। बाकी ये मेरा आपको क्लास कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में करके। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरा वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब